तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को ये चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का ये चैप्टर 8 पढ़ रहे थे और इसका हम लोग भाग 3 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। अब हम लोग को भाग 4 पढ़ना है और इसमें मुगल काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और मुख्य रूप से हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हुमायूं, ध्यान रखना, हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये हुमायूं के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1540 में जो कन्नौज का युद्ध था, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज वाला जो युद्ध था, कन्नौज, ये किसके किसके बीच में हुआ था? इसके और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। तो ये हुमायूं जो था शेर शाह सूरी से हार गया था और दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी बैठ गया। अब दिल्ली के गद्दी पर शेर शाह सूरी बैठ गया तो क्या ये भी दिल्ली की गद्दी पे दिल्ली में रहेगा? ये नहीं, वहां से कन्नौजे से ये निकल गया। कन्नौज में जब हारा ना, हारने के बाद देखा कि अब नहीं भागेंगे यहाँ से ना, तो शेर शाह सूरी हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कन्नौज के युद्ध से, कन्नौज के मैदान से ये क्या हुआ, वहां से भाग गया, दिल्ली अब नहीं गया, अब भागने लगा ये। और दिल्ली कौन पहुंचा? दिल्ली पहुंचा शेर शाह सूरी और वहां पर अपना राज्याभिषेक करवाया। अब थोड़ा शेर शाह सूरी को किनारे रखते हैं, देखते हैं कि ये भाग कहाँ कहाँ रहा है। थोड़ा इसके पीछे पीछे थोड़ा चलते हैं, दौड़ते हैं, जैसे ड्रोन कैमरा होता है ना, तो कोई भागता है तो उसके पीछे पीछे दौड़ता है ना कि ड्रोन कैमरा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हम लोग भी ड्रोन कैमरा लेकर इसके पीछे थोड़ा दौड़ रहे हैं, कहाँ भाग रहा है ये। 1540 कन्नौज से भागा, भागता हुआ इधर उधर घूम रहा था। जब भी राजा ऐसे कोई भागता है अपना शासन छोड़कर, उसको निर्वासित जीवन बोला जाता है। राजा को उसके पद से हटा दिया जाता है तो उसको निर्वासित जीवन बोला जाता है। इसको भी पद से हटाया ही गया है क्योंकि हार गया है, तो हार के भाग रहा है और उधर दिल्ली के शासन पर शेर शाह सूरी का कब्जा हो गया है। 1540 में इधर उधर भाग रहा था। अब भाग ये रहा था, इसके दिमाग में ये चल रहा था कि हम अपने सेना को एकत्र करें। सेना को क्या करें? एकत्र करें। अब देखिए भारत को थोड़ा ये मैप देख लीजिए, कौन इसको मदद करेगा इधर? आप कहेंगे कि नहीं नहीं, कोई तो राजा होगा जो मदद करेगा। इससे पहले इससे पहले जो बाबर था, बाबर को तो शासकों ने मदद किया था ना। राणा सांगा ने मदद किया था, आलम खां लोधी ने मदद किया था, दौलत खां लोधी ने मदद किया था। तो उन लोगों को पता था ना, और बाकी शासकों को भी पता चल गया था ना कि इन लोगों को मदद करने पर, देखिए मैप अच्छा से बना नहीं है, बाकी शासकों को भी पता चल गया कि इन मुगलों को मदद करने पर ये वापस फिर काम में नहीं आते हैं, ये किसी को पहचानते तक नहीं हैं। ये सबको तो पता था ना जी। देखिए कैसे बताते हैं आपको। बाबर जब भारत में आया था तो इन सबसे मदद लिया था ना, राणा सांगा से, आलम खां लोधी से, दौलत खां लोधी से। तो ये सबको, बाकी सारे राजाओं को पता चल गया था कि इन तीनों ने मदद किया है। किसको? ये युद्ध जीतने के बाद पता चला कि तीनों ने क्या किया है, मदद किया है बाबर का। लेकिन बाबर उसके बाद कोई किसी को पहचान रहा था? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को तो पहले भगा दिया पीट कर, उसके बाद इनसे जो राणा सांगा से, उनको से भी युद्ध हो गया। तो इन सबको पता चल गया था कि इन मुगलों के अगर मदद हम करेंगे तो ये हमारे काम आने वाले नहीं। तो भारत में तो कोई राजा इनकी मदद करने वाला था नहीं, भारत में कोई राजा इनकी मदद नहीं करने वाला था। तब ये इधर उधर भाग रहा था, हुमायूं इधर उधर भाग रहा था। अब भाग इधर उधर रहा था तो इसको अब करने के लिए कुछ था नहीं, तो इसने कहा कि चलिए चलो शादी करते हैं। क्या करते हैं? शादी। तो इसने क्या किया, 1541 में हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, बेगम से शादी किया इसने। हमीदा बानो नाम था, बेगम इसके शादी के बाद बेगम लगा। हाँ, हमीदा बानो से इसने शादी किया। अब हमीदा बानो से शादी किया, लेकिन आप कहेंगे कि एक भागने वाला राजा से कैसे इसके पिता शादी कर सकते हैं? मतलब इसके पिता कैसे तैयार होंगे कि हाँ हुमायूं से शादी किया करवाया जाए? कोई भी पिता अपने लड़की को यही चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे घर में जाए और अच्छे से, मतलब उसका पति अच्छा हो। लेकिन कोई पिता कैसे तैयार हो सकता है कि ये तो ना राजा है ना कुछ है, खुद इसको रहने का ठिकाना नहीं, तो हाँ हमारी बेटी को कहाँ रखेगा? तो लेकिन उसको, इसके पिता को एक बात पता था कि हुमायूं तो पहले राजा है ही, और हुमायूं कह भी रहा था अभी कि अभी थोड़े दिन में इनको, शेर शाह सूरी की इनको गद्दी से हटा देंगे, अब फिर तो हम ही राजा बन जाएंगे। ये बार बार ये बात कह रहा था। तो इसके पिता तैयार हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे शादी करवा दिया जाए। तो हुमायूं शादी कर लिया हमीदा बानो से, ध्यान रखिएगा। शादी करने के बाद अब देखिए, आप अकेले हैं तो कहीं भी टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, जंगलों में रह लीजिए, पेड़ों पर रह लीजिए, पहाड़ों में रह लीजिए, या कहीं गाँव में छुप जाइए, कुछ भी कीजिए। लेकिन शादी कर लिए हैं तब तो साथ साथ लेकर घूमना पड़ेगा ना, और साथ साथ कहाँ लेकर घूमिएगा? तो इसने एक जगह ढूंढा। जगह ढूंढा कहाँ पर? सिंध। अब सिंध में एक जगह था जिसका नाम था अमरकोट, ध्यान रखिएगा। सिंध में एक जगह है जिसका नाम है अमरकोट, 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 जो कि सिंध में, ध्यान रखिएगा। सिंध में एक जगह है जिसका नाम है अमरकोट। यहाँ का राजा का नाम था बीरसाल, बीरसाल। कहीं कहीं आपको अमरसाल भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस राजा का नाम कहीं कहीं आपको अमरसाल मिलेगा। तो ये बीरसाल इसके बहुत अच्छे मित्र थे, हुमायूं और बीरसाल बहुत अच्छे मित्र थे।
तो हुमायूं और ये बीरसाल बहुत अच्छे मित्र थे। तो इसने हुमायूं ने बीरसाल से मदद मांगी कि देखिए हमको तो यहाँ से निर्वासित जीवन हो गया है, यहाँ तो हमको सत्ता है नहीं, हमने शादी कर लिया है, अब अकेले थे तो इधर उधर घूम रहे थे, अभी तो पत्नी हो गई तो हम रहेंगे कहाँ, एक काम कीजिए आप अपने किले में जो आपका दुर्ग है उसमें हमको रहने की जगह दे दीजिए, अगर नहीं रहने की जगह देंगे तो हम तो मरेंगे ही। अगर पता चल गया शेरशाह सूरी को कि हम यहाँ पर हैं तो शेरशाह सूरी इनको ढूंढ ही रहा था कहाँ घूम रहे हैं, भागने के बाद इनको ढूंढ रहा था तो घूम कहाँ रहे हो, लेकिन ये मिल ही नहीं रहा था। तो इसने कहा कि शेरशाह सूरी हमको ढूंढिए रहा है, हमारी पत्नी भी हो गई है तो हम इधर उधर कहाँ भागते चलेंगे, एक काम कीजिए आप अपने किले में हमको जगह दे दीजिए, किसी को शक भी नहीं होगा और किसी और को पता भी नहीं चलेगा। तो बीरसाल ने कहा चलो ठीक है। बीरसाल ये दोनों मित्र थे तो इसने जगह दे दिया। बीरसाल ने क्या किया, जगह दे दिया। 1541 में शादी हुआ और 1542 में जन्म हुआ अकबर का, हुमायूं का पुत्र जिसका नाम क्या था, अकबर। अकबर जन्म होने के बाद नाम रखा गया अकबर। जन्म हुआ एक बच्चे का, 1542 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम क्या रखा गया, अकबर। अब 1542 में बच्चे का जन्म होने के बाद अब यहाँ से ये निकला, 1542 में बच्चे का जन्म होने के बाद आपको पता है कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो इसको भी लगा कि अब यहाँ पर रह कर हम कर क्या रहे हैं, हमको तो ये देखिए 40 से ही निर्वासित जीवन जी रहा है, 2 साल यहाँ पर हो गया, अभी इधर टहल रहा है। जबकि ये निकला था इधर से गुस्सा में, एकदम कन्नौज से जब हारा था ना एकदम गुस्सा में निकला था कि 6 महीना के अंदर वापस हम सत्ता ले लेंगे शेरशाह सूरी से। लेकिन देखिए 2 साल बीत गया, इधर अभी टहल रहा है, अभी इधर हो रहा है, शादी कर रहा है, बच्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी ऐसे ही कर रहा है। तब तक इसको याद आ गया कि अरे हम तो निकले थे यहाँ से गुस्सा में कि हम जल्दी से जल्दी शासन अपना स्थापित करेंगे। शासन स्थापित करने के लिए आपको सैनिक मदद चाहिए, आपको किसी राजा और किसी राजा की मदद चाहिए, आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, जबकि इसके पास कुछ नहीं था। सब तो महल में छोड़कर आया था ना, देखिए सब चीज़ तो महल में ही छोड़कर, उधर दिल्ली के महल में छोड़कर आ गया था, जितने भी धन थे सब कुछ महल में छोड़कर आ गया था लड़ने के लिए कन्नौज, जो युद्ध कर ये कन्नौज युद्ध करने के लिए आ गया था, बस सब वो दिल्ली में ही रह गया और इधर से ही निकल गया था, ना इसके पास पैसा था ना कुछ नहीं था। तो अब देखिए एक और बात, भारत के तो कोई शासक इसको मदद करेंगे नहीं, तो ये निकला इधर तरफ, इधर अफगानिस्तान की तरफ और ईरान की तरफ। इधर कब निकला, अभी 42 में ही निकला और 45 तक इधर पहुंचा, 45 तक पहुंचा ईरान की तरफ, अफगानिस्तान ईरान इधर, ध्यान रखिएगा ईरान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान। अब देखिए इससे मदद इसे मिलने की उम्मीद इसलिए थी क्योंकि ये यहीं के ना वंशज थे, तब इसके पिता यहीं से ना आए थे, तो इसको था कि इसके पिता जब जीते थे यहाँ पर युद्ध, जब युद्ध जीते थे चांदी का सिक्का भी काबुल में बंटवाए थे, तो इसको था कि इधर से मदद मिलने की उम्मीद है, और ठीक भी गया भी तो मदद भी मिला इधर। तो अब देखिए फिर इसकी एंट्री, लेकिन इधर इसका सेना बनने लगा था, 45 में ये सेना बनाने लगा था, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी ना कि दिल्ली पर आक्रमण वापस से कर दे, पता था शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी कितना खतरनाक था यही जानता था, बस ये इंतजार कर रहा था शेरशाह सूरी की किसी तरह मृत्यु हो और उसके बाद हम दिल्ली पर आक्रमण करें, क्योंकि शेरशाह सूरी के रहते कभी भी दिल्ली पर आक्रमण करने की हिम्मतें नहीं किया, ध्यान रखिएगा कभी भी नहीं। तो इसको पता है कि जितनी भी सेना जुटाए हैं ना, थोड़ी सी सेना, ये भी सेना खत्म हो जाएगी, जब लड़ लेंगे इतना ही सेना तो खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत ताकतवर था। देखिएगा ताकत, उसका ताकत जब उसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको ताकत का उसका अनुमान होगा। क्या हुआ, अब इंतजार करने लगा 1545 से, और वापस इसकी एंट्री 1555 में होगी, जब शेरशाह की भी मृत्यु हो जाएगी, शेरशाह के जो पुत्र था इस्लाम शाह सूर उसका भी शासनकाल खत्म हो जाएगा, तब इसकी एंट्री होगी इधर से। इंतजार कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि जब ताकत आ जाए ना तो थोड़ी सी धैर्य रखना चाहिए कि मौका कब मिले। मौका सबको जिंदगी में मिलता है, बस थोड़ा सा इंतजार की जरूरत होती है, ये नहीं कि ताकत आ गया तो जाकर हमला कर दे, नहीं, मौका जरूर ढूंढना होता है कि मौका कब मिले। अब देखिए इनका तो काम खत्म हो गया, हुमायूं के बारे में थोड़ा समझ लिए। अब देखिए इधर शेरशाह सूरी का क्या हो रहा था। 1540 से शेरशाह सूरी के बारे में भी चालू करते हैं, शेरशाह सूरी के थोड़ा सा जन्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद चालू करेंगे राज्याभिषेक से कैसे हुए, इसका थोड़ा प्रारंभिक जीवन। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ये सूरवंश का संस्थापक माना जाता है, इसके वंश का क्या नाम है, सूरवंश, ध्यान रखिएगा सूरवंश। सूरवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, शेरशाह सूरी को। अब इसका थोड़ा बचपन का नाम ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम फरीद खां, फरीद रखिएगा, इसका बचपन का नाम फरीद खां था, और इसके पिता का नाम हसन खां सूर था, ध्यान रखिएगा। बाद में इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। देखिए शेरशाह सूरी कैसे नाम पड़ा उसके बारे में समझते हैं। इसके पिता जो हसन खां सूर थे,
ये जो सासाराम है, सासाराम बिहार में एक जगह है सासाराम, ध्यान रखिएगा। सासाराम की जागीर, इसके सासाराम में मकबरा भी है। आप लोग गए होंगे तो आप कमेंट में करके बताइएगा कि सासाराम जो शेरशाह का मकबरा देखने कितने लोग गए हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसके पिता जो थे सासाराम, ध्यान रखिएगा, सासाराम, सासाराम के जागीर इसके पिता को मिला था। अब जागीर क्या होता है और कैसे मिलता है, देखिए कोई बड़ा क्षेत्र का राजा हो जाता है, मान लो इतना क्षेत्र का राजा हो गया, तो छोटे छोटे जगहों को आप पहले राज्यपाल जैसे जानते होंगे ना कि राज्यपाल हो गया, तो राज्यपाल भी क्या करते थे, मान लीजिए एक जगह के राज्यपाल हो गए या सूबेदार हो गए, तो राजा क्या करते थे, राजा मान लो बड़ा सा राजा, ये सूबेदार छोटा छोटा सूबेदार बनाते, तो सूबेदार भी क्या करते थे कि सूबेदार भी, अब पूरे राज्य थोड़ा बड़ा है तो सूबेदार जाकर एक को टैक्स थोड़े लेंगे, वो तो अधिकारी नियुक्त करते हैं और उन अधिकारियों पर नजर रखने के लिए छोटे छोटे जगहों के जागीरदार बनाते थे कि इतना दूर का जागीर आपको है, छोटे छोटे जगहों का प्रमुख, तो उनको क्या कहा जाता था कि जागीर मिला है यहाँ का, मतलब छोटा सा क्षेत्र मिला है। तो वैसे ही हसन खां सुर को सासाराम का जागीर मिला था, और शुरू से ही बचपन से ही इसके पिता इसको फरीद खां को अपने जागीर प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित करते थे कि हाँ जागीर प्रबंधन कैसा होता है, ये सब सिखाते थे, और बढ़िया से युद्ध कला, युद्ध लड़ने की कला, ये सब सिखाया जाता था, क्योंकि इसके पिताजी इस सब से जुड़े हुए ही थे, तो युद्ध कला भी इसको बहुत बढ़िया से सिखाया जाता था फरीद खां को। अब अपना जागीर प्रबंधन तो करता ही था, और उसके बाद क्या किया इसने, धीरे धीरे इसका मतलब जागीर प्रबंधन, युद्ध कला में, ये सब में रुचि बढ़ने लगी, और रुचि बढ़ने के साथ साथ ये बहुत अच्छा इसको ट्रेनिंग मिल रहा था। रुचि बढ़ने के साथ ये अलग अलग राजाओं के यहाँ जाकर क्या करता था, अलग अलग, जब देखिए राजा को पता चलने लगा कि हाँ एक ऐसा यहाँ पर योद्धा युद्ध लड़ने वाला है, क्योंकि इसका नाम बहुत विख्यात होने लगा था धीरे धीरे जागीर प्रबंधन करने के लिए। इसके अंदर सब कुछ गुण था, जागीर प्रबंधन कैसे किया जाता है या युद्ध कैसे लड़ा जाता है, घुड़सवारी, ये सब में एकदम फेमस होने लगा था। जब आप फेमस होइएगा तो आपको सभी लोग आपको चाहेंगे कि हमारे ये राज्य में आ जाए, ताकि हमारा राज्य क्या हो, जागीर प्रबंधन मतलब सब चीज़ बढ़िया से हो, और ये सब कुछ देख लेगा, मतलब सब कुछ, सब गुण है इसमें। तो अलग अलग राजा इसको क्या करने लगे, बुलाने लगे अपने पास में। तो ये आगरा के शासक के पास, ध्यान रखिएगा 1522 की बात है, ये अभी पहले शुरू से इसके बारे में पढ़ रहे थे। 1522 में ये आगरा के शासक के पास ये पहुंचा। 1522 में ये कहाँ पहुंचा, आगरा के शासक के पास में। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 1522 से पहले ये अपने यहाँ आसपास के जगहों पर क्या कर रहा था, आसपास के जगहों पर मतलब आसपास के बिहारे वाला क्षेत्र में आसपास के राजाओं के पास क्या कर रहा था, छोटे छोटे जगहों पर जा जाकर राजाओं के यहाँ और जागीर प्रबंधन का कार्य देखता था, युद्ध लड़ने का कार्य देखता था, ये छोटे छोटे कार्य ये क्या करता था। उसके बाद आगरा के शासक के पास गया, आगरा के शासक के पास जाने के बाद फिर अलग अलग इसको भी था कि हम एक राजा के पास नहीं रहेंगे, इसको पहले से ही था हम एक राजा के पास कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि इसको पता था कि एक राजा के पास रहेंगे तो बस उतना ही गुण सीख पाएंगे, अगर अलग अलग राजाओं के पास रहेंगे तो लड़ने का गुण, वो सब चीज़ का ट्रेनिंग बहुत अच्छा से इसका हो जाएगा। उसके बाद ये वापस फिर बिहार लौटा। बिहार के जो दक्षिणी बिहार के जो शासक थे, जो सूबेदार आप कह सकते हैं, दक्षिणी बिहार के जो सूबेदार थे बहार खान लोहानी, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी बिहार के जो सूबेदार कह सकते हैं बहार खान लोहानी। अब बहार खान लोहानी जो दक्षिणी बिहार के सूबेदार थे, इनके यहाँ ये नौकरी करने लगा। नौकरी का मतलब ये मत समझिए कि नौकर पानी लाना, ये सब नहीं, अब बड़े स्तर का था ना, ये तो जागीर प्रबंधन की जिम्मेदारी दे दी, देखो देख रेख करते रहो कैसे टैक्स आ रहा है, क्या हो रहा है, युद्ध कैसे, कि लोग सैनिक ठीक ठाक युद्ध करने की कला जानते हैं कि नहीं जानते तो सिखाओ उनको, ये सब चीज़ था। अब यहीं पर रहते रहते बहार खान लोहानी के यहाँ रहते रहते इसने क्या किया, एक प्रसंग आपको मिलता है कि इसका नाम शेर शाह का कैसे पड़ गया। ध्यान रखिएगा, शेर शाह नाम इसका, फरीद खान नाम था, तो शेर शाह कैसे पड़ गया। तो माना ये जाता है कि क्या हुआ, जंगल में ये जा रहा था, यहीं पर इन्हीं के पास में था, जंगल में जा रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, शेर ने इस पर हमला कर दिया। क्या किया, शेर ने इस पर हमला कर दिया, क्योंकि जंगल में शेर तो रहते ही हैं, तो शेर ने इस पर हमला कर दिया, और बिना हथियार को इसने शेर को मार दिया, बिना हथियार के शेर को मार दिया। इसीलिए इसका नाम बहार खान लोहानी द्वारा, क्योंकि इसी के दरबार में था, बहार खान लोहानी द्वारा इसका नाम फरीद खां का नाम बदल कर क्या रखा गया, शेर शाह। फरीद खां का नाम बदल कर क्या रखा गया, शेर शाह रखा गया, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ से अब क्या कहा इसने, ये रुका नहीं कि ये दक्षिणी बिहार के सूबेदार के पास रुकेगा, एक और इसका नाम बहुत फेमस हो गया था। जब भी आप देखते होंगे कोई भी, जैसे IPL होता है ना, तो अलग अलग देशों से खिलाड़ियों को बुलाया जाता है, और जो फेमस खिलाड़ी होते हैं जिनका नाम फेमस रहता है, सभी IPL वाली टीम चाहती है कि हमारे टीम में आ जाए, हमारे टीम में आ जाए।
ठीक पहले भी ऐसे होता था कि जब युद्ध होता था ना कि दो राजाओं के बीच में युद्ध होना है, तो मान लो ये एक राज्य है कि ये राज्य है, दोनों राजाओं के बीच युद्ध होता था, तो आप ये मत समझिए कि यहीं के सिर्फ योद्धा लड़ते थे और यहीं के नहीं, ये लोग भी अलग से योद्धा बुलाते थे। मान लो कि पता चला इन लोगों को कि यहाँ पर इस जगह पर इस राज्य में बहुत बढ़िया बढ़िया योद्धा है या एक बहुत बढ़िया सेनापति है, तो इसको बुला लेते थे। ये लोग भी देखे कि इधर बहुत बढ़िया सेनापति है या सैनिक है, तो इन लोगों को क्या करते थे, बुला लेते थे पैसा देकर या जैसे भी करके क्या करते थे, अपने में चाहते थे कि हम हमारे तरफ से क्या युद्ध लड़े। आप समझ गए हम क्या कह रहे हैं, ये अलग से भी युद्ध लड़ने के लिए बुलाया जाता। ठीक वैसे इसका अब होने लगा, शेरशाह सूरी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया जाने लगा और सभी लोग चाहते थे कि ये हमारे सेना में रहे। ठीक वैसे ही 1500, ध्यान रखिएगा 1528, ध्यान रखिएगा 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, आप लोगों को याद भी होगा। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था ये चंदेरी का युद्ध? मेदिनी राय और मुगलों के बीच में। मुगलों यानी कि बाबर की सेना को मुगल कह रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी युद्ध लड़ा था। जब हम ये पढ़ रहे थे चंदेरी का युद्ध, तो उसमें तो हम नहीं बताया था कि शेरशाह सूरी भी इसमें एंट्री किया है, क्योंकि शेरशाह सूरी के बारे में उस समय आप लोग भी नहीं जानते थे। लेकिन चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जब ये युद्ध हुआ था, तो इसमें मुगलों के तरफ से शेरशाह सूरी भी लड़ा था। मुगलों यानी कि बाबर की जो सेना है उसको मुगल ही कह रहे हैं ना, ये मुगल वंशी ना। तो ये जो मुगल और मेदिनी राय के, तो मुगलों के जो सेना थी इसके तरफ से कौन लड़ा था? शेरशाह सूरी। बाबर ने इसको बुलाया था शेरशाह सूरी को अपने तरफ से लड़ने के लिए, और ये युद्ध जीत गए ये युद्ध। और इस युद्ध में सभी ने शेरशाह सूरी की मतलब वीरता को देखा था। आप ये मत समझिए कि सिर्फ बाबर के तोप बाबर सिर्फ लाया था इसीलिए ये युद्ध जीतता जा रहा था, नहीं। ये जो भारत के अन्य क्षेत्रों को भी जो योद्धा है ना वो अपने में शामिल कर रहा था। उस समय तो नहीं बताए थे, लेकिन हाँ इसलिए नहीं बताया था कि उस समय इतना ये युद्ध कर रहा था कि युद्ध ही बताने में आप लोगों का दिमाग इधर उधर कन्फ्यूज हो जाता, इसीलिए उस समय नहीं बताए थे। तो ये अलग अलग जगहों से योद्धा लड़ने के लिए बुलाता था, ध्यान रखिएगा। तो ये अपने में चंदेरी के युद्ध में मुगलों की तरफ से शेरशाह सूरी लड़ा। अब शेरशाह सूरी का और ज़्यादा नाम विख्यात हो गया। तो 1529 में, ध्यान रखिए 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा का जो युद्ध हुआ 1529 में किसके के बीच में? महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। अब देखिए 1 साल बाद जब युद्ध फिर मतलब दोबारा फिर युद्ध हुआ 29 में, तो इस बार शेरशाह सूरी महमूद लोदी के टीम में शामिल हो गया था, क्योंकि जो इसको बुला रहा था, जो ज़्यादा कह रहा था कि नहीं हमारे टीम में आ जाओ, तो शेरशाह सूरी कभी एक को टीम में नहीं रहता था, अलग अलग टीम बदलता रहता। देखिए टीम बदल लिया, यहाँ पर भी टीम बदल लिया। पहले मुगलों की तरफ से था, इस बार मुगलों यानी कि बाबर और महमूद लोदी के बीच युद्ध हो रहा है, तो इस बार महमूद लोदी के युद्ध में शामिल हो गया, ये उसके तरफ से लड़ा। लेकिन फिर भी महमूद लोदी के क्या हो गई? हार हो गई। महमूद, और इसी युद्ध में इतना खतरनाक युद्ध लड़ा था इधर, महमूद लोदी की सेना में ये था, और तो सामने कौन होगा? बाबर ही होगा। सामने कौन होगा? बाबर। और इधर हुमायूं भी था, ध्यान रखिएगा, बाबर। और यहाँ पर क्या था? हुमायूं भी था इधर, तो हुमायूं भी लड़ रहा था। एक और बात समझिए, जो भी इधर युद्ध हुआ था, बाबर हुमायूं दोनों थे इधर दोनों थे। और यहाँ पर भी 1528 में भी चंदेरी की युद्ध में भी बाबर के साथ में हुमायूं था। हुमायूं जो युद्ध लड़ रहा था उसमें बाबर भी था। सॉरी, ये जो बाबर जहाँ युद्ध लड़ रहा था, ध्यान समझिएगा, बाबर जब भारत में एंट्री किया तो बाबर जो भी युद्ध लड़ रहा था ना उसमें हुमायूं को भी शामिल कर रहा था। चंदेरी के युद्ध में भी हुमायूं भी शामिल था, इधर से बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी भी था। लेकिन अगला युद्ध जब 1529 में हुआ तो महमूद लोदी की तरफ से कौन पहुंच गया? शेरशाह सूरी। और इसके ठीक सामने कौन होगा? इधर शेरशाह सूरी, ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी और इधर महमूद लोदी, और इसके ठीक सामने बाबर और हुमायूं। ये दोनों युद्ध तो जीत गए, लेकिन बाबर ने उसी समय हुमायूं को समझाया था कि देखो हम तो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। इसको पता था बाबर को कि सामने शेरशाह सूरी इसके जरूर आएगा, तो समझाया था इसने बाबर ने कि देखो हम हुमायूं को, हम तो ज़्यादा दिन अब टिकने वाले हैं नहीं, इस शेरशाह सूरी से तुम बच कर रहना, इसको हल्के में मत समझ लेना। और देखिए बार बार गलती क्या कर रहा था हुमायूं? इसको हल्के में समझ रहा था। शेरशाह सूरी को क्या कर रहा था? हल्के में समझ रहा था। जबकि बाबर ने समझाया था इसी युद्ध में, घाघरा का युद्ध में ही समझाया था कि देखो हम लोग जीत तो गए हैं ये युद्ध घाघरा वाला, लेकिन अब बाकी आगे तुम देख लेना, आगे शासक तो बनना है, इस शेरशाह सूरी से सावधान रहना। देखिए क्या हुआ,
सावधान नहीं रहा ये हुमायूं, हल्के में समझ लिया इसको। और जब हल्के में समझ लिया तो शेरशाह सूरी ने इनका काम निपटा दिया। और निपटाने के बाद क्या हुआ, 1540 में 1540 में कन्नौज का, जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, इस युद्ध को बाद शेरशाह सूरी जीता और दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। अब इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। अब एक बात बताइएगा आपको कि आपको कहाँ कहाँ इसमें समझ में नहीं आया। देखिए समझ में आ गया कमेंट करके बताइएगा हाँ समझ में आ गया, और कहाँ कहाँ नहीं समझ में आया। अभी तक इनकी कहानी देखी, कहानी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको देखिए, और समझ में आ गया तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ गया। नहीं आया तो भी आप कमेंट करके सवाल पूछिए, जो भी आपका सवाल है। इसके आगे हम लोग शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक होने के बाद ये कौन कौन सा युद्ध लड़ा, क्या किया, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।